नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस सेट का आज ही 57वां वीडियो है और इसमें आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न दिए जाएंगे। दोस्तों, आपका एग्जाम देखिए 13 दिसंबर को ही होना है, लेकिन दोस्तों अभी आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि एग्जाम के डेट के बारे में और जो है एडमिट कार्ड के बारे में अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, लगातार जारी रखिए। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर जो है आराम नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम आपको 13 दिसंबर को होगा। इसके बारे में सूचना देखिए कब आती है, इसके लिए जो है आयोग का हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो 40 में से आप कम से कम 35 प्रश्न सही करने का प्रयास करिएगा। आप अपनी तरफ से अपनी कमी मत रखिए और जो आयोग कर रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया था। तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था हमारी है इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही माना जाता है। तो इसमें इनडायरेक्ट रूप से पूछा गया कि जो भारत में पंचायती राज सबसे पहले जो है कहाँ पर लागू किया गया था प्रयोग के तौर पर, तो आपको पता होगा, याद रखिएगा। देखिए 1957 में जो है पंचायतों में सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, इसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, और इन्होंने जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। और 1858 में जो है 2 अक्टूबर 1858 में राजस्थान के नागौर में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद जो है यह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। पंचायती राज की अगर हम बात करें तो यह संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है रखा गया है और अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 ड तक जो है पंचायती राज का वर्णन जो है देखने को मिलता है, और यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा जो है से प्राप्त हुआ था। तो सभी बनने वाले प्रश्न हमने देख लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना दिया गया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको पता होगा गोवा पर जो है किसका शासन था, गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, दमन दीव पर। तो इसको किस संशोधन द्वारा जो है भारत में मिला लिया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वें संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा, दमन दीव को जो है भारत का अंग बना दिया गया था। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति गैस के निर्माण में जो है हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस जो है प्रयुक्त होती है। सभी प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेकेलाइट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या, बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, और जिन का मतलब क्या होता है। तो देखिए जिन शब्द का अर्थ जो जैन धर्म में माना गया वो होता है विजेता। क्या होता है, विजेता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विजेता यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। देखिए इसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1854 में आया था, और इसी को जो है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर ए चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, इन तीनों का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। लेकिन जो अमृत बाजार पत्रिका है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने जो है, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। आठवां प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय द्वारा 1793 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी। तो देखिए भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है, ये प्रश्न आपको पता होगा। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का आप याद रखिए, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नवा प्रश्न है, भारत में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। तो चौहान वंश की यदि बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव। देखिए जितने भी प्राचीन राजवंश रहे हैं आप सभी के संस्थापक का नाम जरूर याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है हमेशा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए वित्त आयोग की बात करें तो यह अनुच्छेद 280 में, देखिए गैर संवैधानिक का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में न हो। तो वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख 315 से लेकर 323 तक में है। निर्वाचन आयोग का संबंध 324 में है, लेकिन जो लोकपाल एवं लोकायुक्त है
संविधान में इनका कहीं भी वर्णन नहीं है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यह संवैधानिक निकाय। देखिए इसमें पूछा क्या गया 10वें प्रश्न का उत्तर, कौन सा गैर संवैधानिक, तो हमारा गैर संवैधानिक क्या हो जाएगा, ए लोकपाल एवं लोकायुक्त, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 11वां, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी 19 क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार जो है माना जाता है। देखिए 14 से 18 में जो हमारा क्या होता है, 14 से 18 में स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक में जो है, देखिए पहले क्या होता है समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 याद रखिएगा। 19 से 22 में स्वतंत्रता आता है। 23-24 में क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर 28 तक जो क्या होता है धार्मिक शिक्षा का अधिकार जो होता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 में। और 29 में क्या होता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है। और 32 में हमारा आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए माना नीति दर्रा उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, वामडिला अरुणाचल प्रदेश में भी सही है, जेलेपला सिक्किम में है ये भी सही है, लेकिन सिपकीला जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो सिपकीला वाला हमारा जो है यहाँ पर है सुमेलित नहीं है। सिपकीला की यदि बात करें तो ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, डी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए जो पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी जो है यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 13वें प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो भारी जल का अणुभार कितना होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 होता है भारी जल का अणुभार। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, यानी कि जो केंद्र राज्य संबंध होता है इनमें से किस समिति का संबंध उससे नहीं है। तो देखिए सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग और पुंछी आयोग, इन तीनों का संबंध जो है संघ राज्य संबंध से है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध इससे नहीं है। तो किससे है, इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो संबंध है वो चुनाव सुधार से है। किससे है, चुनाव सुधार से, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया है बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही है। कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ था, ये गलत है। देखिए जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वह 1925 में हुआ था सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में, यह याद रखिएगा। बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसके अलावा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में, ये भी सही है। केवल बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। अगला है 16वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है वह मानव शरीर में भूख प्यास और निद्रा का केंद्र होता है, हाइपोथैलेमस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया। देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में जहांगीर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं में अकबर का शासनकाल जो है सर्वाधिक रहा था। और हम ओवरऑल बात करें मुगलों में तो औरंगजेब का जो शासनकाल रहा था ये सबसे लंबे समय तक रहा था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कब। तो देखिए शिक्षा जो था मूलतः राज्य का विषय था, लेकिन इसे कब समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का हो गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें कि तीनों सूचियाँ किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में जो है तीनों सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है रखी गई है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी हैं किसके प्रति। तो देखिए जो राज्यपाल होते हैं वो अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए नीला होता है कॉपर सल्फेट होता है, बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, बिल्कुल सही है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए जो एप्सम लवण होता है इसको मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं कहते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन वाला मिलान गलत है। जो एप्सम लवण होता है इसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है, तो अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन कैसे सौंपता है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो होता है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में रखा गया है।
ये बात याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति को ही जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपते हैं, किसे, राष्ट्रपति के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का केंद्र कौन सा था। तो जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी राजधानी का केंद्र कहाँ सा था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब देना है कि जो हम्पी का जो है भारत के जो हमारा नोट होता है, किस नोट पर जो है हम्पी का चित्र अंकित है। ये बात जो है आपको कमेंट करके बताना है कि किस नोट पर, यानी कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है। जैसे कि 2000 के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र अंकित है, 500 के नोट पर जो है लाल किले का चित्र अंकित है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि हम्पी का जो चित्र है वह किस रुपए के नोट पर अंकित है। 24वां प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी। तो देखिए, इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था, 1932 में जो यरवदा जेल है वहाँ पर जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था। तो याद रखिएगा, मध्य पुणे की जो है यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को जो है दोनों ये समझौता हुआ था। 25वां प्रश्न है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्न में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो देखिए, कांधार जो था वह पश्चिमी अफगानिस्तान का हिस्सा है और जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है यह किस लिपि में लिखा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का डी, यूनानी और अरामाइक लिपि में जो है यह लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के जो अभिलेख जो है उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं या भारत से प्राप्त हुए हैं पूर्ण रूप से, वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 26वां प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या होती है वह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 1/3 से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा 26 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं किस संस्था के। तो देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है यह इसके सभी सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। जो सभी सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के सदस्य होते हैं सभी। अगला प्रश्न है 28वां, किस रिट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकती है। तो देखिए, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट जारी करता है रिट और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो किसी अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने का जो रिट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है प्रतिषेध हो जाएगा, यानी कि प्रतिषेध मतलब रोकना। तो न्यायालय किसी को रोकती है प्रतिषेध के माध्यम से, प्रोहिबिशन के माध्यम से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। तो देखिए, अम्ल का गुण कौन सा नहीं है। ब्लू लिटमस पत्र को लाल करता है, ये सही है। स्वाद में खट्टा होता है, सही है। मिथाइल ऑरेंज को लाल करता है, सही है। अच्छे और प्रबल अम्ल का विद्युत का कुचालक होता है, देखिए, और जो ये है ये गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित होते हैं किस नियम से। तो दो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है वह संबंधित है कूलाम के नियम से। किससे है, कूलाम के नियम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, वायरस के संदर्भ में निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सत्य कथन आपको पहचानना पहला दिया हुआ है कि पादप वायरस न्यूक्लिक अम्ल RNA में होता है, RNA होता है। दूसरा है, जंतु वायरस न्यूक्लिक अम्ल DNA होता है। तीसरा है, बैक्टीरियोफाज जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन दिया है केवल एक सत्य है, एक और दो सत्य है, तीनों सत्य है, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, इनमें से कोई नहीं सत्य है। 33वां प्रश्न है, ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, चींटियों के अध्ययन को एंटमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चींटियों के अध्ययन को एंटमोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को। और ऑफियोलॉजी है जो है सर्पों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 34वां प्रश्न, कुसाणों का मूल आवास कहाँ था।
तो कुषाणु का मूल आवास जो है चीनी तुर्किस्तान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का ही शासक था, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हीं के समय जो है चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अगला है 35वां प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इसलिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में। 36वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता है वह निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा दी जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र था किसका? तो देखिए जो भरहुत और अमरावती थे ये दोनों बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर माह में नहीं मनाया जाता है? तो आपको ध्यान से देखना है कौन सा जो दिवस है वो अक्टूबर माह में नहीं मनाया जाता। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 16 अक्टूबर को जो है खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, विश्व डाक दिवस और विश्व खाद्य दिवस अक्टूबर में है, लेकिन विश्व ओजोन दिवस जो है ये सितंबर में यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे प्रदान किया गया है? तो 2019 का जो है कलाम स्मृति उत्कृष्टता पुरस्कार जो है यह दिया गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को, ऑप्शन नंबर ए शेख हसीना सही उत्तर हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, 40वां प्रश्न हमारा है कि भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पदार्थ के आयात पर खर्च किया जाता है? तो जो भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग होता है वह पेट्रोलियम उत्पाद की आयात पर जो है खर्च किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न डिस्कस किया, आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और चैनल पे अगर पहली बार